नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि एमपी में पटवारी परीक्षा भी आने ही वाली है और कब इसका एग्ज़ाम होने लगे इसका कोई अभी अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन हमें तैयारी पूर्ण तरीके से करनी होगी, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई परीक्षा जो है तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी कि 2017 में जो क्वेश्चंस आए थे यानी कि वो हम देखने वाले हैं। और ये जो हम देखेंगे ये देखेंगे हम दिसंबर, ठीक है। 9 दिसंबर 2017 का हम पेपर देखने वाले हैं और ये है पहली शिफ्ट का, ठीक है। कौन सी शिफ्ट का है ये है पहली शिफ्ट का पेपर, ठीक है। तो इसको आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आए थे और हम डेली जो है ना नेक्स्ट सभी पेपर जो भी अभी तक हुए 2017 में उन सभी का हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे अगर आप देख पाएंगे चीज़ों को तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चंस है जीके से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले 20 क्वेश्चन जीके के आएंगे, तो उनको आप देखिए किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो सबसे पहला है कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला राज्य कौन सा था। तो भाई ध्यान रखिए कौन सा था, असम। असम सबसे पहला राज्य है जिसने जीएसटी कानून पारित किया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें हम देखें नेक्स्ट जो रहेगा वो है कि काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो भाई ये बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं सभी, ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट वाले आएंगे अभी इसमें, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसमें दिया है कि भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। तो भाई ये NISCAIR निस्केयर जो संस्था है ये ऐसा काम करती है जो कि प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के निकट से बहती है। तो भाई बेतवा नदी जो है ना ये भोपाल के निकट से बहती है। देखिए एमपी का क्वेश्चन है ये, ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस से संबंधित आ गया। देखिए 29 अगस्त को मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन रहेगा। देखिए नेक्स्ट है कि एक राज्य का राज्यपाल एक होता है, क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख। राज्य का क्या होता है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो भाई ये 2017 में थे राजीव महर्षि, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है और अभी जो अब होगी परीक्षा उसमें भी करंट के क्वेश्चंस 2 से 3 तो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें हम देखें तो भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था। तो भाई अजीत वाडेकर जो थे ना, पहले वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है तो उसके कप्तान थे, ठीक है, ओडीआई के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखें तो अगला क्वेश्चन दिया है कि स्माइलिंग बुद्ध के नाम से किसे जाना जाता है। तो भाई भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के कोड के नाम से जाना जाता है, नहीं कोड है एक, उसको स्माइलिंग बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला देखें तो अगला क्या है, देखिए अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया, सबको पता है भाई 24 तीलियां इसमें होती हैं। कुछ क्वेश्चंस आसान मिलेंगे जो फैक्ट वाले रहेंगे डायरेक्ट, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस रहेंगे और एक दो क्वेश्चन देखिए अभी इसमें एमपी के भी आ चुके हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखें तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो सुविधाओं के लिए बात करता है, न्यूनतम आवश्यकताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो अगला दिया है कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे। तो विक्टोरिया जो मेमोरियल है ये कहाँ पर, कोलकाता के अंदर रहेगा, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता देखने को मिली। तो ये देखने को मिली हमें जबलपुर में, ठीक है। ये एमपी का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हो गए एमपी के। अब देखिए नेक्स्ट दिया है इसमें कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है गुड़बिल चोटी या सद्भावना शिखर की चोटी, इसको हम ऐसे नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो तमस नदी है भाई जो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। जीके क्वेश्चन चल रहा है देखिए ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे पटवारी में। अब इन्हीं को बेस बनाकर आपको तैयारी अच्छी बेहतर करना है ताकि पटवारी का एग्जाम निकल सके इस बार, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है कि सड़क मार्ग राजमार्ग और बंदरगाह का भारत का कौन सा मंत्री है, ठीक है। तो भाई नितिन गडकरी थे उस टाइम सड़क परिवहन के जो मंत्री थे, ठीक है। अब देखिए अब करंट में हमें ध्यान रखना पड़ेगी सब चीज़ों को लेके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए करंट के क्वेश्चन आपके 2 से 3 हो गए हैं, ठीक है ना अभी। बाकी देखिए सोनगिरी का तीर्थ स्थल कौन सा है। तो जैन का है भाई, ध्यान रखना।
जैनों का है सोनगिरी का जो तीर्थ स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि बेतवा और सिंध के बीच में कौन सा शहर स्थित है, तो भाई अशोकनगर स्थित, ध्यान रखना। सिंध और बेतवा के बीच में कौन सा शहर स्थित है, वह है अशोकनगर। नेक्स्ट देखेंगे उदयगिरी और खांडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो भाई उड़ीसा में स्थित हैं। उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, उड़ीसा में स्थित हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखें, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का, साइंस का, जीके का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए एमपी के मुख्यमंत्री पूछ ली, रविशंकर शुक्ल, प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। तो इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कुछ, तो ठीक है, जो डायरेक्ट फैक्ट वाले रहेंगे। तो एमपी के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे गए, करंट के लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए, करंट के लगभग, ठीक है भाई। कुछ विविध से भी 3 से 4 क्वेश्चन विविध से पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए अब हम आगे बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के देखिए क्वेश्चंस मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा ज़्यादा, इनको हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उनमें हम करके देखेंगे। बाकी अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक नज़र डाल देते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए 1 अप्रैल 1998 को दिन था बुधवार, तो 25 दिसंबर 1998 को क्या होगा, तो दिन से संबंधित क्वेश्चन है, आसान है, शुक्रवार होगा। ये करके देख सकते हैं आप, बिल्कुल रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, विलोपन विधि का सवाल है, ये भी आप करके देख चुके हैं, कई बार आपने किया भी होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए एक बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, तो जब 8 भुजाएं हैं तो भाई अष्टभुज कहलाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 1575 गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा, एक पूर्ण वर्ग आएगा। तो बहुत आसान है, सबसे पहले 1575 क्या कर लीजिए आप, फैक्टर कर लीजिए, जोड़ा नहीं बनेगा जिस संख्या का उससे आप गुणा कर देना, यानी 7 का नहीं बनेगा, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यदि 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या आएगा, तो भाई 180 आ जाएगा योगफल। दोनों का आप फैक्टर करिएगा, उनके टुकड़े निकलेंगे, जो भी गुणनखंड आएंगे उनसे आप ऐसी सेटिंग बनाइएगा कि 2 अंकों की संख्या 2 संख्या बने जिनका गुणा करने से 875 बने, यानी 8075 बने, और जोड़ने घटाने से क्या बन जाए, 180 बन जाए, जोड़ने से बन जाए, ठीक है। तो ये आंसर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया देखिए अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है, अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा है, तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भाई ये कथन सत्य नहीं है कि अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा है। आसान क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे इसको, तो ठीक है। देखिए अगला दिया है कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का आधा कौन है, 2 की पावर 9। ध्यान रखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये एक तरह से क्या है, सभी का दुगना होता चला जाता है। जब आप घात आगे बढ़ाएंगे तो दुगनी होती हुई चली जाती है संख्या, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है कि यदि एक आयत का विकर्ण है 65, एक भुजा है 63, तो दूसरी भुजा क्या है, भाई आयत ये दिया है, ये आपका विकर्ण है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन जाएगा एक तरह से। समकोण त्रिभुज लगा के आप पाइथागोरस प्रमेय कर देना, ठीक है, हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इसका भी। देखिए नेक्स्ट है औसत निकाली, तो औसत में तो कोई समस्या है ही नहीं आपको, क्योंकि औसत में क्या है भाई, सभी को जोड़ो और उनकी संख्या से भाग कर दो, तो आंसर आपका 20 पता चल जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थे ना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चंस आज देखिए पहले, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी हल करेंगे मैथ्स के, ठीक है। तो देखिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अगर हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा समीकरण का मूल्यांकन करें, यानी ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको करने में क्या है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। भाई आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 625 और 125 को डायरेक्ट पहले आप काट के देख लीजिए। मान लीजिए 5 से काटता हूँ मैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और नीचे देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और काट लीजिए, ज़्यादा दिक्कत तो देखिए 25 से पूरा कट जाएगा, 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पूरा कट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद सामने आप देख पा रहे हैं, तो सामने क्या बचा हुआ है, अच्छा देखिए यहाँ पर √5 बचा है, अब सामने क्या था, x बटे में √5 था, ठीक है। तो √5 था, √5 से आप यहाँ पर त्रिक गुणा करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 ही तो आएगा केवल, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल 5। तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, 5 इसका आंसर हो गया है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिया हुआ है, और थोड़ा सा टफ भी दिया है ऐसा लग रहा है देखने में, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, बहुत आसान है। देखिए ये लिखा हुआ है कि x इंटू वाई इक्वल टू दिया है देखिए 14, y इंटू जेड दिया है 10, z इंटू एक्स दिया है 35, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो अब ये किस तरह से निकाल पाएंगे आप, तो इसको आपको करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे हो पाएगा, तो इस क्वेश्चन में आप भाई सीधा सा काम ये कर सकते हैं कि आप देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू दिया आपको 14, ठीक है, वाई जेड इज इक्वल टू दिया है आपको कितना
10। इसके बाद देखेंगे तो आप जेड एक्स इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 35 दिया है। इन सभी का एक बार इंटू कर लीजिए तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्स 2 बार है, वाई वाई 2 बार है, जेड जेड 2 बार है। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो भाई आपके लिए क्या मिल जाएगा, आपके लिए मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर और सामने आ जाएगा इन सभी का मल्टीप्लाई। तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई सभी का इंटू तो हम कर देंगे, लेकिन पहला काम ये देखिए, आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर रूट आ जाएगा, नहीं आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो रूट आ जाएगा। तो इसको मैं एक बार फिर से दोबारा लिख कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा ना, ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा 35 इंटू 10 इंटू 14, ऐसा बचेगा। अब ये बचा तो इसको देखिए आप दो दो के जोड़े निकाल लीजिए इसमें से आप, तो आसान हो जाएगा। देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 5, ठीक। बाकी 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख सकते हैं 10 को। और 14 को क्या लिखते हैं 7 इंटू 2 लिखते हैं। तो देखिए 2 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का बन जाएगा और एक 7 का बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक 7 एक 5 और एक 2 ये बाहर आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप इनका चाहें तो, या फिर सीधा सा मैं आपको बता दूं, देखिए एक्स की वैल्यू 7 हो गई है, वाई की वैल्यू 5 हो गई है, जेड की वैल्यू 2 हो गई है, यानी 7 और 5 12, 12 और 2 14, यानी 14 क्या हो गया इसका उत्तर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए थी आपको, 14 इसका। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। तो देखिए इसमें लिखा है कि एक पति और पत्नी की जो औसत आयु है वो 7 वर्ष पहले कितनी थी 27 वर्ष थी औसत आयु। तो भाई इसमें आप ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि भाई 7 वर्ष पहले की बात हो रही, तो 27 कब थी दोनों की है, तो दोनों से इंटू कर दीजिए आप, तो कितना है 27 दूनी 54। अब 7 वर्ष पहले की थी, यानी कि अब अगर वर्तमान में लेना चाहें हम इनको तो 7 वर्ष पति के और 7 वर्ष पत्नी के दोनों के जोड़ेंगे, यानी 14 जोड़ेगा इसमें। 14 जोड़ने से कितना बनेगा ये 68 बनेगा, ठीक। तो ये तो हो गया क्या इनका पहले का, यानी दोनों का। अब बात हो रही है पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी हो गई 24। तो भाई तीनों की औसत आयु 24 है, तो यानी टोटल आयु कितनी हो गई इनकी, टोटल देखें तीनों का तो आ जाएगा 24 तिया हो जाते हैं 72। दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है देखिए, दोनों में 68 और 72 में 4 का, तो यानी 4 जो आएगा उत्तर वो आ जाएगा पुत्र की आयु। जो पुत्र है ना जो बढ़ती हो गया यानी ज़्यादा हो गया, तो वो कहीं ना कहीं क्या है 4 वर्ष हो जाएगा, यानी 4 ज़्यादा है, 4 आयु है पुत्र की, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें लिखा है लुप्त संख्या क्या होगी। देखिए आसान क्वेश्चन है ये, फटाफट आप कर सकते हैं। बाकी अभी हम देखते जा रहे हैं कि आप देख लो क्या है इसका उत्तर। तो 2x 3 12 ना 3 12 और 6 24 ये दिया हुआ है। तो इसमें लुप्त संख्या जो x है ना ये हमें पता करनी है। तो किस तरह से आएगी भाई, बहुत आसान है। आपको दिख रहा है सीरीज क्या चल रही है भाई, सीरीज चल रही है किस तरह से, देखिए 3 चौको 12, 6 चौको 24, तो 2 चौको 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आ जाएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया देखिए चाल दूरी संबंधित है ये। तो एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में ये कितने मिनट मतलब कितने मिनट में ये तय कर लेगी ना, कितना समय लेगी इसको पार करने में। तो भाई सीधा सा मतलब एक क्वेश्चन उसी टाइप का है। आपको देखिए मीटर लंबाई दी है रेलगाड़ी की, ठीक है ना, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 0.4 मिनट में खंबे को पार कर देती है ये, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इसी ये जो यही रेलगाड़ी जो है ना, रेलगाड़ी इसकी चाल पता कर लेंगे आप पहले। तो 4 से भाग देकर इसमें 300 में, ठीक है, चाल पता चल जाए तो उससे उठा के आप भाग किस में लगा देंगे, आप भाग लगा देंगे 450 मीटर लंबे पुल में और साथ में रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़कर, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान है, आपको स्वयं करना है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सभी क्वेश्चंस को हल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये 10th क्लास की सिलेबस में आ गया है आजकल, ठीक है। तो 15वां पद पूछा है आपसे, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। देखिए प्रथम पद क्या है यहाँ पे 5 है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 प्रथम पद, ठीक है। और साथ में आप देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितने का है, तो भाई डिफरेंस है इसमें कितना 5 के बाद क्या लिखा है सीधा 10 लिखा है, यानी डिफरेंस डी कितना है इसमें 5 है। अब आपसे पूछा है 15वां पद, तो 15वां पद क्या होता है, तो 15 जो नंबर का पद होता है वह होता है भाई a + 14d, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये। एक ही जगह 5 रखेंगे आप, 14 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 पंजे 70, 70 में 5 जोड़ दी तो हो जाएगा 75। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 75, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है अगला, इसमें दिया है कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः क्या 3:5, ठीक है। अनुपात क्या है इनका 3:5 है। यदि अब से 4 वर्षों बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो भाई ये क्वेश्चन आसान है, आप करके देखेंगे इसको स्वयं, अगर नहीं आएगा
तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सभी तरह के क्वेश्चन, सब क्वेश्चन करेंगे जो भी आगे आएंगे, ठीक है। अभी हम केवल, हमारा एम क्या है कि आज केवल हमको देखना है क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे तो देखिए अगला दिया है कि एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक, तो देखिए अब इस ऐसे क्वेश्चन क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट 47 को उठा के 19 से भाग लगा दीजिए आप। तो 47 को 19 से भाग लगाएंगे तो 19 दूनी कितने होते हैं, 38 होते हैं। ठीक है, बचेंगे कितने, 9 शेष, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो समान त्रिज्या, इसमें लिखा है कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, पहली बात तो ये देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन। फिर देखेंगे आप बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखिए समान त्रिज्या है, समान ही ऊंचाई है, तो सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या 1/3, यानी कि 1:3, इसका 1:3, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, देखिए कई जो है ना बेसिक लेवल से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये दिया है कि सरल कीजिए, तो ये एक तरह से संख्या पद्धति का या सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं, इसको आप करके देखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य कैसे देखते हैं, सभी को जोड़कर देखिए, सभी अंकों का योग करके देखिए आप, जो जिस संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए तो समझ लो टोटल संख्या क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब देखिए, अब हम देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन। तो हिंदी में क्वेश्चंस किस तरह के आए थे वो आप देखिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, स्वर सहित व्यंजन है। तो स्वर सहित व्यंजन कौन सा यहाँ पे, का है भाई। देखिए बाकी सब में हलंत लगा हुआ है, ये तो पहले से ही स्वर होता है, तो हलंत वाले आधे अक्षर होते हैं, इनमें स्वर नहीं होता है। लेकिन का क्या है, इसमें पूरा एक टोटल अक्षर है, यानी इसमें आ भी लगा हुआ है, स्वर भी लगा हुआ है। ठीक है, स्वर सहित। नेक्स्ट देखेंगे आप, तो नेक्स्ट जो है इसमें लिखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है, नाक तथा मुख से होता है तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा गया था, वर्णमाला से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो भाई देखिए प्राचीन है ये। ठीक है, रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है, वो है प्राचीन, प्राचीन रूप से किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है। बिल्कुल सही, अंतर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे तो कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, यानी कि ये जो है ना इसमें उचित जो शब्द था वो क्या हो जाएगा, सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, अलंकार का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वाण का पर्यायवाची क्या है। तो वाण का पर्यायवाची पूछा है, फिर वाण का क्या होता है, तीर होता है। आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो जिसकी 4 भुजाएं हों उसे क्या कहेंगे, चतुर्भुज। ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास से संबंधित। ठीक है, या एक तरह से आप इसको कहें तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए इसमें लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से क्या है। तो भाई प्रत्यागमन होता है ना, प्रत्यागत, जो लौट कर आता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं, यानी वापस आना। ठीक है, रिवर्स आना, तो प्रत्यागत। इसके बाद देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है। देवर्षि का संधि विच्छेद पूछा है भाई, देवर्षि का संधि विच्छेद होता है देव प्लस ऋषि, ये होता है देवर्षि। ठीक है, तो आसान है। हिंदी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी पूछे गए हैं इसमें। आपको केवल तैयार क्या करना पड़ेगा, जीके को तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, जीके। इसके बाद अभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी हमें देखना है। तो देखिए इसमें जो नेक्स्ट दिया है वो देखते हैं, रक्षक। तो रक्षक का विलोम शब्द क्या है, रक्षक का विलोम होता है भैया भक्षक। ठीक है, ये हम जानते हैं। इसके बाद देखिए ती प्रत्यय लगाकर शब्द कौन सा बनेगा, तो ती प्रत्यय लगा के भाई क्या बनेगा, शक्ति बनेगा, बाकी सब तो अलग है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो देवासुर जो शब्द है इसमें निम्न में से कौन सा समास होगा, यानी कि देव और असुर दोनों आ रहा है इसमें, देव और असुर, यानी द्वंद्व समास है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट है कि सिर से पैर तक, यानी कि सिर से पैर तक जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा आदि से अंत तक। सिर से पैर मतलब आदि से अंत तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक की बात हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे तो शासन का शुद्ध रूप क्या होगा। भाई शासन जो इन्होंने लिख कर दिया ये तो गलत दिया है लिख कर,
अब आपको सही बताना है, शासन ऐसा लिखा है, ठीक है, सेकंड नंबर का आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, आपसे पूछा है इन पंक्तियों में रस कौन सा है, तो रस रस पूछा है, तो रस देखते हैं क्या होगा। देखिए, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो एक तरह से वीर रस की बात हो रही भाई, इसमें वीरता दिखाई दे रही है इस रस में, ठीक है। तो रस भी आए हैं परीक्षा में हिंदी में, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, अलंकार भी पूछा गया है भाई इसमें, तो अलंकार भी तैयार करना पड़ेंगे सभी के लिए। क्या पूछा है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो भाई इसमें एक उत्प्रेक्ष अलंकार है, यानी कि इसमें एक तरह से क्या है, उत्प्रेक्ष यानी इच्छा है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये अलंकार का क्वेश्चन है, इसको हमें तैयार करना पड़ेगा अलंकार को। अब आप देखेंगे, देखिए वध, वध उपसर्ग लगाकर कौन सा भाषा बनेगी या किस भाषा का शब्द बनेगा वध से, वध उपसर्ग किस भाषा का है, ये हमसे पूछा गया है। तो उर्दू फारसी का है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें उपसर्ग प्रत्यय ये सब थोड़ा देखना पड़ेंगे कि कौन सा उपसर्ग कहाँ का है, किस भाषा का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, हमें 1 नंबर इससे हमें मिलेगा। इसके बाद देखिए अगला दिया है कि भाई नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो फिर अलंकार पूछा है, 2 अलंकार पूछ ली। देखिए तो इसमें पूछा है, देखिए अलंकारों की, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहित्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो भाई ये जो है ये है रूपक अलंकार, ठीक। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, देख लो ध्यान से आप, ठीक है। अगला दिया, स्थायी भाव के साथी कौन होते हैं, तो स्थायी भाव का साथी क्या होता है, संचारी भाव। देखिए रस से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आ गए, अलंकार से 2-3 आ गए, उपसर्ग से 2-3 आ गए, ठीक है। देखिए अभी अधिलिखा, अधिलिखा में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो अध है भाई यहाँ पे ना, अधि नहीं होता है, अध होता है, ठीक है। अध लिखा लिखा है, तो अध यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। अब नेक्स्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए। अब इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पटवारी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं और अब इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे क्वेश्चन आए थे वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है। तो भाई ये हमारा गांव और हमारा राज जो है ये किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून। ये देखिए काफ़ी डीपली तरह का क्वेश्चन है एक तरह से, तो ये हमें सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे, तो ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है, तो भाई ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं उनका संयोजन कौन करता है, ठीक है ना। तो इसका देखिए आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, ग्राम पंचायत का सचिव। तो ग्राम पंचायत जो सचिव होते हैं वो बैठकों का क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, संचालन करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश में से कौन सा जिला है मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो भैया कौन है, खरगोन। तो खरगोन का आपको ध्यान रखना है, ठीक। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न को प्रोत्साहित करती है। तो मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण आजीविका परियोजना है वो किसको प्रोत्साहित करती है, तो भाई वो देखिए किसको प्रोत्साहित करेगी, स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम को। मध्य प्रदेश से संबंधित इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं इसमें, देख लीजिए आप, है ना। तो स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम को यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा है कि देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भाई महाराष्ट्र जो है ना 2016 में सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक राज्य जो है ना बना था, ठीक है। तो ये भी देखिए क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज से संबंधित ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी हमें करना होगा पटवारी की इस बार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना, ये है ना योजना, ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या है, तो 1 करोड़ लक्ष्य रखा गया था 1 करोड़ मकान बनवाने का, ठीक है। तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है, तो किस अवधि में, है ना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है ना क्रियान्वित की जा रही, कब, 2015-16 से 2019-20 तक के लिए की जा रही है। ये क्वेश्चन था 2017 में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे, सन भी ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ठीक है ना इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ होने वाली है भाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि इससे ही रिजल्ट बनेगा
यानी लोगों का जो है ना कंपटीशन यही करवाएगा, ध्यान रखना आप, है ना। तो इसलिए हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अच्छे से करना है। नेक्स्ट देखेंगे आप, भारत में 2014 और 2015 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी। तो इसका जो सही राइट आंसर रहेगा, देखिए वो क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये मोटा अनाज, दालें, तिलहन, ये सभी इसमें नहीं थे, ये ध्यान हमें रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया। तो इसका जो उत्तर है, देखिए राइट आंसर क्या है इसका, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है देखिए 2017 में। ठीक है, जब 2017 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो अभी कैसे पूछे जा सकते हैं, इस संभावना सोचिए आप। अब है ना, टफ लेवल का पटवारी परीक्षा यहाँ पर होने वाली काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निबल सिंचाई क्षेत्र 64.57 मिलियन हेक्टेयर का था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा आंकड़े वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आंकड़े ज़्यादा पूछ रहे हैं। इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम अधिनियमित किया गया था, यानी कब लाया गया था भाई मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम, ये लाया गया था 1976 में। ठीक है, तो देखिए आंकड़े ही आंकड़े ज़्यादा पूछ रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा की पॉइंट रहेगा ये, यानी कि इससे जो है ना पटवारी की जो परीक्षा है ना उसका ताला हम खोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में रहने वाला है। इसके बाद देखिए, अब हम इसमें देखें तो समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो समन्वित जो बाल विकास योजना थी वो 1975 यानी 2 अक्टूबर 1975 में लागू हो गई थी या प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट हम देखें तो आई ए वाई किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है। तो भाई गृह की आवश्यकता को पूर्ण करता है ये आई ए वाई। ठीक है ना, आई ए वाई ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए अगला क्या पूछा गया है। तो अगला इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश, नेक्स्ट पूछा गया है कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। मध्य प्रदेश के किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। तो भिंड जिले में नहीं है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में प्रयोगशाला नहीं है उर्वरक परीक्षण की प्रयोगशाला। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो अगला दिया है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसके गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है। तो बड़वानी के साथ इसको कार्यान्वित किया गया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसके बाद आपको इसमें देखना है कंप्यूटर क्वेश्चन कि कंप्यूटर क्वेश्चन किस तरह के आए थे और उनके लिए हमें कैसे बेहतर तरीके से और तैयारी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए इसके बाद अगर आप देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए वीडियो को। ठीक, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए साथ में, क्योंकि आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे और विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए अब इसमें देखिए आप, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा था, सरबती होता है, ध्यान रखिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन सरबती। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो भाई उस समय मध्य प्रदेश में की जा रही थी राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, यानी कि जो कि अब तक हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, 24 अप्रैल, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए अगला पूछा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रनवन मिशन 2016 में शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रनवन मिशन कब हुआ था, 2016 में शुरुआत इसकी हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है। तो भाई इफ़को टोक्यो जो है ना, इफ़को टोक्यो, तो ये जो है ना जारी करती है फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है कंप्यूटर बेस्ड, यानी आप कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे आपको ये सहायता करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए इसको, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। इनके ही आधार पर आप अगली तैयारी कर पाएंगे आप, ठीक है, नेक्स्ट तैयारी जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था इसमें फेसबुक क्या है, तो भाई फेसबुक क्या एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, पता है हमें। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं तो वेब ब्राउज़र से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। तो वेब ब्राउज़र जो कुकीज़ है वो क्या है, ये एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा है। तो भाई छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग का डाटा रहता है। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, तो अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि भाई वीडियो फाइलें फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। तो वीडियो जो फाइलें होती हैं वो AVI के अंदर फॉर्मेट में क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ध्यान रखिए भाई अभी लेवल के क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे, तो अब तो अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलेगा पटवारी की परीक्षा में, इसलिए ध्यान से देख लीजिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाते हैं भाई, Ctrl A दबाना होता है। देखिए अब है ना, शॉर्टकट की भी पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में, तो इनको भी आप तैयार रखना है, ठीक है, कब कौन सा पूछ लें। देखिए नेक्स्ट है, अगला दिया है कि एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण क्या कहलाता है, बुकमार्क कहलाता है ना, इनका नाम रखना क्या कहलाता है, बुकमार्क। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया है कि आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार का मेल पाए जाते हैं। तो भाई इसमें देखिए आपके द्वारा भेजे गए मेल, इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके द्वारा भेजे गए मेल, यानी हम लोग जो भेजते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, वो पाए जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया है कि वेबसाइट एड्रेस ATP जो वेबसाइट इस तरह से होती है, इसमें कॉम का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है भाई कॉमर्शियल, यानी ये जो वेबसाइट होती है इनमें कॉमर्शियल डला रहता है पीछे, COM का मतलब कॉमर्शियल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अगला दिया है कि निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा होता है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये जो है ना ये इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आ रहे हैं क्वेश्चंस और फैक्ट भी आ रहे हैं, और जो अपना शॉर्टकट की होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखने वाली हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में रेडो के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है। तो भाई किस आइकन का प्रयोग करते हैं, तो देख लीजिए ये इस तरह का आइकन रहता है, इससे रेडो और अंडो इस तरह के क्वेश्चन इससे हल होते हैं, ठीक है, समस्याएं। अब देखिए अगला है कि MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कुंजी दबाई जाती है, कौन सी, F1 को दबाते हैं, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट में अगर हेल्प विंडो आपको खोलना है तो F1 को दबा दीजिए, आपकी हेल्प विंडो खुल जाती है, ठीक। अगला देखिए, अगला दिया है कि विषम ज्ञात करिए आप, इसमें विषम क्या है, तो जेब जावा C++ या लाइकेंस। तो लाइकेंस यहाँ पे क्या है, ये अलग है, यहाँ पे बाकी सब लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अगला पूछा गया है इसमें कि MS वर्ड 2007 में मार्जिन और पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है इंडेंटेशन क्या कहलाता है, इंडेंटेशन कहलाता है, जो बीच में भाग छूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अगला दिया है कि भाई कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है। तो भाई ये इनपुट होता है, कंप्यूटर जो माउस होता है इनपुट करते हैं इससे, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, यानी दो चार आसान भी आएंगे, ऐसी बात नहीं कि सभी टफ आए, आसान भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खालिस्तान है, फिर इसके बाद संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, नेटवर्क जुड़ा हुआ है कई कंप्यूटर से, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है ये, लगभग सभी सही कर देंगे। अगला देखिए कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है भाई, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये बात ध्यान रखने वाली हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया है, और क्या दिया है कि MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सी सही विधि है। तो भाई अल्ट जो है ना, ये प्रेस द ALT जो बटन होता है यहाँ पे की होता है, उसको दबा दीजिए आप, तो आपका काम
हो जाएगा। तो ये इसका आंसर्स रहेगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है उसमें दिया है कि भाई MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एक रो और जो कॉलम होती है उसके जो प्रतिच्छेदन होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, सॉरी सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन और बचेगा तो ये हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी। देखिए अगला है कि जीबी का विस्तृत रूप क्या है। भाई आप देखिए अगर नहीं देख पा रहे हैं इसको तो बहुत बेकार बात है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, छोटी सी वीडियो है। मैं जब बैठ के इतना बना सकता हूँ वीडियो को बता सकता हूँ आपको, तो आप भी करिए तैयारी, क्योंकि भाई पटवारी परीक्षा है, उसको निकालने के लिए सभी क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि जीबी का विस्तृत रूप क्या है। तो गीगाबाइट, ये हम जानते हैं, ठीक। एमबी का मेगाबाइट होता है। ऐसे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का अपना, और ये सीरीज हो जाएगी खत्म, यानी कि सीरीज नहीं होगी खत्म, क्या होगी, वीडियो खत्म हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें कि MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? होम टैब में आपको कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे साथ अपडेट अगर रहना है, यानी हर एक वीडियो को, यानी जो भी हम देख रहे हैं या जो भी हम क्वेश्चन अभी लेकर आने वाले हैं उनके लिए अगर आपको देखना है या आपको मिल जाए वो सभी चीज़ें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा हमारे साथ अपडेट बने रहिए, ठीक है। इसी तरह का अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम लेकर आएंगे, और उस नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको जो ना विद सॉल्यूशन मैथ के क्वेश्चंस भी हल करेंगे हम साथ में, जिससे आपकी उसकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।